हेलो मेरे दोस्तों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 10, 11, 28 और 29 करना था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 10 और 11 में दो कॉन्सेप्ट नए हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट जो हम नए सीखने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, वो है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड प्राइस मेथड का। आइए सर स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। तो आज की क्लास के अंदर बाकी हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और मुझे लगता है जहां तक मैं आपको सभी क्वेश्चन करा चुका, अगर एक दो छूटा होगा वो छूटा होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट बेसिकली सारे क्वेश्चन करा चुका मैं आपको, है ना। एक बार मैं फिर भी चेक कर लूंगा अपने हैंड से, अगर कोई छूट गया होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। मतलब आज हमारी लास्ट क्लास है प्रैक्टिकल की। आइए स्टैंडर्ड प्राइस मेथड क्या कहता है जरा इसके बारे में थोड़ा लिखते हैं। अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारी जो क्लासेज है कॉस्ट अकाउंटिंग की, वो आपको 2500 में मिल जाएगी। कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास 6 महीने के लिए, ये एक फिक्स्ड प्राइस है। इसमें ना तो ऊपर होगा ना ही नीचे होगा। अगर आप 9 महीने के लिए लेंगे तो आपको वो 3000 की पड़ जाएगी। और ये 9 मंथ के लिए आपको वैलिडिटी की पड़ जाएगी। यही प्राइस रहेगा, आप कभी भी आ जाओ। हाँ, जब ऑफर निकलते हैं तो वो अलग चीज़ हो जाता है। पर अभी के लिए सिंपली हमेशा के लिए हमारा प्राइस रहता है यही, 3000 में 9 मंथ, और 5000 में 25,000 में 2500 में 6 मंथ का वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। अनलिमिटेड व्यू, गूगल ड्राइव लिंक, और आपके पास पीडीएफ फाइल। अगर आप इसी में हार्ड बुक चाहते हो दोनों ही केस के अंदर, तो 500 एक्स्ट्रा चार्ज करने हो, एक्स्ट्रा करने होते हैं। तो हार्ड बुक भी आपको मिल जाती है। हार्ड बुक के अंदर जो मेरी सामने बुक दिखेगी ना आपको, वही बुक आपको प्रोवाइड करी जाएगी। बस यही होता है हार्ड बुक के अंदर। अगर आप वैसे करना चाहते हो तो वैसे कर सकते हैं। तो आप जरूर आप संपर्क करिए दोस्तों, जरूर। अगर आपको चाहिए तो क्लासेस को व्हाट्सअप करिए। और जिस तरीके से आपने मेरी अभी तक शुरू से क्लास देखी है, तो उस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो क्लासेस चल रही है वो एज पर आपको पता है किसके लिए चल रही है। ठीक है, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप करके आप क्लासेस के लिए बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। और जल्दी से स्टार्ट करिए दोस्तों, क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। और सारी चीज़ें कवर कराई जाएगी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने स्टडी मटेरियल, मैंने वर्कबुक, मैंने पास्ट क्वेश्चन, थ्योरी, और साथ में एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक सब। देखिए अब इस चैप्टर के बाद हम क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे। इस चैप्टर प्रैक्टिकल होने के बाद हम थ्योरी करेंगे, जो मैंने लिखवाई थी लिस्ट थ्योरी की। और थ्योरी करने के बाद हम फिर आपके पास एमसीक्यू करेंगे, जो हमारे पीछे दे रखी है बुक के अंदर। तो जब बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, तब जाकर एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, देख सकते हैं आप कितनी क्लास लगा दी मैंने एक सिर्फ मटेरियल चैप्टर खत्म कराने के लिए। आप देख, चलिए बाकी आपकी मर्जी है। अगर समझ में आता है तो लीजिएगा, नहीं आता तो इग्नोर करिएगा। अंडर दिस मैथड, मटेरियल आर प्राइज्ड, मटेरियल आर प्राइज्ड at some predetermined, material are priced at some predetermined rate of standard price, irrespective of the actual purchase cost. Actual purchase cost of the material. इसके आगे लिखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूजुअली फिक्स्ड। बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आफ्टर टेकिंग आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, after taking into consideration the current price or anticipated market trend। देखिए स्टैंडर्ड प्राइस मेथड क्या कहता है। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड कहता है कि दोस्तों, हम एक
ऐसा प्राइस सेट करेंगे और उस प्राइस पे हमेशा मटेरियल इशू करेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ द परचेजेस कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मतलब कि स्टैंडर्ड का मतलब समझो, स्टैंडर्ड का मतलब ऐसा प्राइस जिसके अंदर ऐसा प्राइस सेट करो जो जब भी आप मटेरियल इशू करोगे तो उस प्राइस पे मटेरियल इशू करना हो, और ये भूल जाना कि मटेरियल कितने में खरीदा गया था। ऐसा करने से क्या होगा, जो हम स्टैंडर्ड प्राइस सेट करेंगे दोस्तों वो दो बातों को ध्यान में रखते हुए करेंगे। पहली बात कि जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइस है वो करंट प्राइस क्या चल रहा है वो, और मार्केट कैसे अप डाउन हो रही है उसके हिसाब से स्टैंडर्ड प्राइस सेट करा जाएगा। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है कि स्टैंडर्ड प्राइस मेथड कहता है कि आप एक ऐसा प्राइस सेट करो जिस प्राइस पे आप हर बार मटेरियल इशू करोगे। मतलब एक ही प्राइस रहने वाला हो और जब भी आप मटेरियल इशू करोगे उस प्राइस पे मटेरियल इशू करोगे। इस प्राइस को जब हम सेट करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखते हैं। करंट प्राइस क्या है आज के टाइम का, और मार्केट ट्रेंड कैसा है। मतलब अगर मैं आज प्राइस सेट करूंगा तो मैं दो बातें ध्यान रखूंगा, आज मेरे मटेरियल का क्या प्राइस है, और मार्केट में आगे जाकर फ्यूचर में अनुमान लगाऊंगा, आज ही अनुमान लगाऊंगा कि फ्यूचर में मेरा जो प्राइस है मटेरियल का वो बढ़ सकता है या घट सकता है। उस बेसिस पर मैं आज का प्राइस सेट करूंगा, और जो प्राइस आपने आज सेट करा वो फिक्स्ड रहने वाला है। हर इशू में वही प्राइस पे इशू करा जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द परचेज। आपने कितने का खरीदा ये मेथड कहता है भूल जाओ, कितने का खरीदा ये भूल जाओ। आप एक ऐसा प्राइस सेट करो जो फिक्स्ड होगा, और हर बार मटेरियल इशू करने में उस प्राइस पे मटेरियल इशू करना। और जो दोस्तों जो आप मटेरियल हर बार इशू करोगे, जिस प्राइस पे मटेरियल इशू करोगे उस प्राइस को कंसीडर करते वक्त दो बातों का ध्यान रखना है, करंट प्राइस और एंटिसिपेटेड मार्केट ट्रेंड। क्लियर है? पढ़िए एक बार। अंडर दिस मेथड मटेरियल आर प्राइस्ड एट अ सम प्री डिटरमाइंड रेट। पहले से कोई रेट डिसाइड किया जाएगा, उस रेट को बोला जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मतलब एक्चुअली मटेरियल की कॉस्ट ऑफ परचेज क्या थी उसको भूल जाओ, और जिस एक स्टैंडर्ड प्राइस आपको सेट करना है, प्री डिटरमाइन रेट जो पहले से सेट करना है। और दो बातों का ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूजुअली फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द करंट प्राइस एंड एंटिसिपेटेड मार्केट प्राइस रिलेटेड ट्रेंड। तो जब भी आप स्टैंडर्ड प्राइस सेट करोगे वो फिक्स रहेगा, और जब जब मटेरियल इशू करोगे उस प्राइस पे मटेरियल इशू कर देना इरिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट ऑफ परचेज। अब सर ये स्टैंडर्ड प्राइस सेट कैसे किया जाएगा, इसके भी पर एक क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे कि स्टैंडर्ड प्राइस कैसे सेट किया जाएगा। आइए हमें जो क्वेश्चन करना है दोस्तों वो 10th क्वेश्चन करना है। जल्दी से बुक निकालिए अपनी, और 10th क्वेश्चन आप देखिए। बुक को डाउनलोड करने के लिए बुक आपको चाहिए, अगर ये वाली बुक अगर खुद की प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे दीपक क्लासेस सर्च करिए, उसमें चैनल पे ज्वाइन होइए, और फाइल में जाकर वो बुक ढूंढिए कॉस्ट अकाउंटिंग की, आपको मिल जाएगी ये बुक। ठीक है, चलिए। स्टॉक आर इशूड एट अ स्टैंडर्ड प्राइस। स्टॉक जो होगा वो स्टैंडर्ड प्राइस पे इशू करा जाएगा। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर इन फॉर अ स्पेसिफिक मटेरियल। तो कुछ मटेरियल परचेज खरीदा पहले से पड़ा था, इशू करा, तो इस तरीके से दे रखा है। अब आगे क्या दे रखा है, द डेबिट ऑफ द प्राइस वेरिएंस ऑन 1 जनवरी वाज 20। तो द स्टॉक अकाउंट मतलब स्टोर लेजर बनाना है फॉर अ मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, इंडिकेटिंग हाउ यू वुड डील विद द डिफरेंस इन मटेरियल प्राइस वेरिएंस व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मंथ। अब ये क्या कह रहा है ये बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं कि स्टोर लेजर कैसे बनाया जाएगा। अब सबसे पहले समझो कि ये जो दे रखा है ना प्राइस वेरिएंस 20 रुपए, ये क्या है, प्राइस वेरिएंस क्या है 20 रुपए। कहता है जिस दिन आप स्टैंडर्ड प्राइस सेट करोगे उसमें दो बातों को कंसीडर करना है। स्टैंडर्ड प्राइस सेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। स्टैंडर्ड प्राइस सेट करने के लिए दो बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड प्राइस को सेट करने के लिए। क्या क्या हमने कहा, देखो स्टैंडर्ड प्राइस को अगर चाहिए तो जिस दिन आप स्टैंडर्ड प्राइस सेट करोगे उस दिन का करंट प्राइस देख लेना, और ये देख लेना कि कहीं फ्यूचर में मार्केट ट्रेंड के हिसाब से कहीं ये मटेरियल का प्राइस अगर आज 20 रुपए का है तो कहीं ये बढ़ तो नहीं जाएगा और ना ही ये घट तो नहीं जाएगा। तो मार्केट ट्रेंड भी जोड़ना उसके अंदर। जब ये दो बातें आप जोड़ लोगे तो आपके पास एक स्टैंडर्ड प्राइस मिल जाएगा, किसके अंदर हमने करंट प्राइस भी ले लिया, और फ्यूचर में अगर बड़ा घटा तो हमने वो भी जोड़ दिया। समझ में आ गया? जैसे कि एग्जांपल मान लो आज मैं स्टैंडर्ड प्राइस निकाल रहा हूं, करंट प्राइस कब का लेंगे, जिस दिन जिस दिन आप स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट करोगे उस दिन का करंट प्राइस लिया जाएगा। जिस दिन आप स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट करोगे उस दिन का
स्टैंडर्ड प्राइस उस दिन का करंट प्राइस लिया जाएगा, उस दिन का करंट प्राइस लिया जाएगा। समझ में आ गया? अब डिपेंड करता है कि आप कब कर रहे हो। तो बेसिकली अगर मैं जनरल सेंस में बात करूं कि जनरली हम स्टैंडर्ड प्राइस कब सेट करते हैं, तो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ को सेट करते हैं। फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ट्रांजैक्शन होने से पहले पहला दिन देखेंगे कि पहले दिन में हमारे पास क्या स्टॉक पड़ा है और उसका क्या प्राइस है। तो फर्स्ट डे ऑफ मंथ में हम स्टैंडर्ड प्राइस सेट करते हैं। तो देखिए, तो पहले दिन, महीने का जो पहला दिन होगा उस दिन देखना आपके पास जो स्टॉक पड़ा है वो किस प्राइस पड़ा है, वो आपका करंट प्राइस बना जाएगा। और मार्केट ट्रेंड कि अगर ये प्राइस वेरी करता है तो कितने से वेरी करेगा, बढ़ेगा, हमेशा प्राइस बढ़ता है, घटता बहुत कम है। तो जनरल सेंस में कहा कि जो मार्केट ट्रेंड होता है वो जनरली इंक्रीज ही करता है, प्राइस बढ़ता है। मटेरियल का प्राइस अभी देखा होगा, आप देखो कि भाई दूध पहले 10 रुपए का 1 किलो आता था, आज 50 रुपए का 1 किलो आता था, धीरे 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 बढ़ रहा है, राइट? धीरे 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 बहुत ही कम प्रोडक्ट होंगे जिनका प्राइस घट रहा है पहले से। मतलब जनरली अगर बात करें तो जो मार्केट ट्रेंड होता है वो हमेशा इंक्रीमेंट के तौर पर होता है। जनरल सेंस में मैं कह रहा हूं, मेजरली सेंस में कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता ही है, मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता ही है, मटेरियल का प्राइस बढ़ता है, घटता तो नहीं है। कि भैया आगे से मटेरियल महंगा आ रहा है तो यहां से मटेरियल महंगा होगा। आप देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट लेके चलिए, पहले 1-1 रुपए के पेन आ जाते थे, अब 20-20 रुपए के पेन आ रहे हैं, है ना? अब देखिए कुछ तो महंगा हो रहा है, कुछ तो महंगा हो रहा है। तो धीरे धीरे 1 रुपया ही चाहे महंगा हो रहा है, पर धीरे धीरे चीजें महंगी होती चली जा रही है। तो जनरली जो मार्केट ट्रेंड करता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करता है, ये जनरल सेंस में कहा गया। मार्केट जो ट्रेंड करता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में करता है। अपवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, बढ़ता जाता है। अपवर्ड डायरेक्शन में मार्केट ट्रेंड करता है, मतलब आज अगर प्राइस एक मटेरियल का 10 रुपए है तो ये बढ़ेगा, कल 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, और कितने से बढ़ जाएगा मैक्सिमम इस महीने, वो कहता है मार्केट ट्रेंड। इसको प्यार से कहा जाता है प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या हो गया कि मटेरियल, आज अगर मटेरियल 20 रुपए का है तो ये कितने से मैक्सिमम बढ़ सकता है इस महीने, कितना वेरिएंस, कितना डिफरेंस आ सकता है। आज अगर 20 रुपए है तो मैक्सिमम कितना बढ़ जाएगा, 20 और बढ़ जाएगा। तो ये है प्राइस वेरिएंस। तो डेबिट बैलेंस और प्राइस वेरिएंस 1 जनवरी 2020 को 20 रुपए, मतलब क्या हुआ कि जो मटेरियल का प्राइस है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस महीने 20 से बढ़ सकता है। हाँ, ये अनुमान लगाया है, ये एस्टिमेटेड है दोस्तों। ये क्या है, एस्टिमेटेड है। जरूरी नहीं है कि 20 रुपए से बढ़ेगा, हम तो मैक्सिमम बता रहे हैं कि मैक्सिमम 20 रुपए से बढ़ सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, पर हो सकता है वो कम हो जाए। भाई 15 से बढ़े, 10 से बढ़े, हो सकता है, पर हमने एक मैक्सिमम लेगा और जो हमें बता रखा होगा क्वेश्चन में। यहां तक क्लियर हो गया आपको? तो स्टैंडर्ड प्राइस निकालने के लिए हम करंट प्राइस और मार्केट ट्रेंड देखेंगे। जिस दिन आप स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट करोगे उस दिन का करंट प्राइस देखना। बट दोस्तों ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है, ये एक बेसिक फॉर्मूला है। बट जब हम एक्चुअल में स्टैंडर्ड प्राइस निकालेंगे तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। ये तो बेसिक है कि क्या ऐड करके आएगा, पर निकालने के लिए अलग तरीका है। निकालने के लिए क्या तरीका है जरा देखेंगे। कहा कि जो स्टैंडर्ड प्राइस निकालोगे, स्टैंडर्ड प्राइस वो वेटेड एवरेज करके निकालना। वेटेड करके निकालना मतलब वेटेड एवरेज का इस्तेमाल करना। सर वेटेड का क्यों करते हैं? बेसिकली वेटेड का जब आप सिंपल एवरेज से और वेटेड एवरेज से निकालते हो ना, तो कहा जाता है कि जो वेटेड एवरेज वाला होता है वो एक्यूरेसी ज्यादा बताता है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो एस्टिमेटेड है। ये जो भी निकलेगा वो एस्टिमेटेड होगा दोस्तों, अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर वायरेंस कितने का हो रहा है, मार्केट ट्रेंड को भी जोड़ रहे हैं, तो एस्टिमेटेड होता है। तो स्टैंडर्ड प्राइस एस्टिमेटेड हो, जब भी आप एस्टिमेटेड की करते हो ना, तो कभी भी आप अकाउंटेंसी में ले लो, आप कॉस्ट अकाउंटेंसी में ले लो, तो आप वेटेड एवरेज को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि वेटेड एवरेज एक ज्यादा एक्यूरेसी बताता है एज कंपेयर टू एवरेज। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको सिंपल एवरेज मेथड कराया और वेटेड एवरेज मेथड कराया, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल एवरेज मेथड के अंदर एक डिसएडवांटेज होता है। अगर ज्यादा में डिफरेंस आया, अगर प्राइसिंग में डिफरेंस ज्यादा आया, तो उसका जो एवरेज है वो भी काफी डिफर कर सकता है चीजों को लेकर। तो वेटेड एवरेज ने क्या करा, उस डिसएडवांटेज को खत्म करा और नया मेथड बनाया गया। वेट को कंसीडर करते हुए लो, तभी आपका एक एक्यूरेट आंसर आएगा। तो यहां पर भी स्टैंडर्ड प्राइस निकालते टाइम वेट को कंसीडर करा गया। उसने कहा देखो करंट मार्केट जब प्राइस निकालोगे ना, करंट मार्केट प्राइस निकालोगे तो उसको कैसे निकालोगे, तो देखना कि 1 जनवरी को, कि अगर आप साल के उस महीने के शुरू में निकाल रहे हो तो महीने के शुरू में देखना आपके पास कितनी यूनिट है और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है ऑन 1 जन। प्लस मान लो आपके पास 100 यूनिट है और एक यूनिट अगर 10 रुपए की है, तो 100 यूनिट, एक यूनिट 10 रुपए की, तो कितना आ गया, 1000 रुपए। तो मैंने क्या करा, 100 यूनिट को
10 रुपीज पर यूनिट से मल्टीप्लाई करा, तो पहले तो मुझे प्राइस मल्टीप्लाई करना था, पर मैंने वेटेड लिया। वेटेड क्यों लिया? क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, इस वजह से वेटेड लिया गया। अगर आप प्राइस लेते तो हो सकता है वो एक्यूरेट नहीं होता, अगर आप वेटेड लोगे तो हो सकता है वो एक्यूरेसी हो। यहां ऐड हो जाएगा प्राइस वेरिएंस कि कितने से वेरिएंस होता है, और आपने क्या करा था, यूनिट से डिवाइड करा, यूनिट से मल्टीप्लाई करता, अब यूनिट से डिवाइड कर दो तो पर यूनिट आ जाएगा। तो यूनिट से डिवाइड कर देंगे, टोटल यूनिट से, जितने यूनिट से आपने ऊपर मल्टीप्लाई करा था उतने यूनिट से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझते फिर क्वेश्चन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 अप्रैल को मान लो आपके पास 20 टन माल पड़ा है एट द रेट 150 रुपए ईच, और जो प्राइस वेरिएंस है ये 1 अप्रैल को पड़ा हुआ है माल, और 1 अप्रैल को स्टैंडर्ड प्राइस निकाल लो, तो जिस दिन आप स्टैंडर्ड प्राइस निकालते हो उस दिन का प्राइस लिया जाएगा, और प्राइस वेरिएंस पड़ा है 15 रुपए का। 15 रुपए का प्राइस वेरिएंस है उसी तारीख को, मतलब आपको निकाला कि आपने देखा मार्केट ट्रेंड कितने से बढ़ता है, मैक्सिमम तो 15 रुपए का वेरी कर सकता है, ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है, ये बोला आपने। अब मैं कह रहा हूं कि आप स्टैंडर्ड प्राइस निकालो, तो आपने कहा स्टैंडर्ड प्राइस निकालने का फॉर्मूला है कि आप भले ही 15 प्लस 150 कर सकते थे, जब आप 15 और 150 करते तो एक्यूरेसी कम आती है, इसलिए हमने कहा वेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो वेट हमारे लिए क्या होता है? क्वांटिटी। तो जब क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई करा, ऐसे 20 से डिवाइड कर देना। तो करने का तरीका क्या होगा, पहले आप 20 को 150 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया क्वांटिटी प्राइस, और उसमें 15 रुपए जोड़ देना वेरिएंस, और डिवाइड कर देना। क्या करा आपने, टन कितने की यूनिट मल्टीप्लाई करा, 20 से ना, और 20 से डिवाइड कर देना, मतलब जितनी यूनिट आप मल्टीप्लाई करो उतने से डिवाइड कर दो, तो एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, और यूनिट के हिसाब से एक्यूरेसी ज्यादा आती है दोस्तों। इस तरीके से आपको निकाला जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 15 डिवाइड बाय 20, तो आ जाएगा आपके पास 150.75। तो ज्यादा से ज्यादा जो प्राइस वेरी करेगा वो इतने से करेगा, 150.75 से, मतलब ये वेरी कर सकता है। आ रहा समझ में? इस तरीके से स्टैंडर्ड प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा, वेट को लेकर करा जाएगा। वेट को लेके इसको इससे जब मल्टीप्लाई करता हूं, ये मेरे लिए वेट माना जाता है, और वेट को जब मैं प्राइस से मल्टीप्लाई करता हूं वेटेड प्राइस आ जाता है। तो वेटेड प्राइस को लेकर ऊपर वेट से टोटल वेट मल्टीप्लाई करा और ये आ जाएगा। बस यहां पर है कि इसको वेट से मल्टीप्लाई करता है क्योंकि ये वेरी दिखाता है। क्लियर है? तो समझ में आया किस तरीके से आपको स्टैंडर्ड प्राइस पे काम करना है और किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो स्टैंडर्ड प्राइस कैसे निकालेंगे, ये रहा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं वेट लेकर कर रहा हूं इसलिए क्योंकि एक्यूरेसी ज्यादा आती है वेटेड प्राइस लेकर। ठीक है जी, समझ में आ गया। लो जी, आइए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर सबसे पहले मुझे निकालना है स्टैंडर्ड प्राइस। पढ़ तो लिया ही था क्वेश्चन, वेरिएंस मुझे पता है, स्टैंडर्ड प्राइस निकालना है। तो स्टैंडर्ड प्राइस में निकाल रहा हूं 1 जन को। तो 1 जन को देखो आपके पास क्या क्या पड़ा हुआ है। तो जब मैं स्टैंडर्ड प्राइस देखता हूं तो देखो 1 जन को मेरा जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है वो 10 टन है, टन है, ठीक है, ये टन है, टन यहां पर आ गया, ठीक है। 10 टन पड़ा है 240 रुपए पर टन के हिसाब से। तो मेरे पे कितना टन पड़ा है, 10 टन एट द रेट 240 रुपए पर टन। प्लस वेरी कितना करा था, प्राइस वेरिएंस कितना था, नीचे आपको बता रहा है प्राइस वेरिएंस है 1 जनवरी को ही बता दिया कितना से प्राइस वेरी करेगा, 20 रुपए से। आइए, और डिवाइडेड बाय कितने टन से डिवाइड करा आपने, 10 से, तो 10 से ही आप मल्टीप्लाई करा तो 10 टन, वेटेड प्राइस निकाला और वेट से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट आ गया। कैसे निकाला सर, ये 240 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा 2400, ये आ जाएगा 2420 डिवाइड बाय 10, दैट इज 242 पर टन हो जाएगा। आपका जो प्राइस हो गया वो 242 पर टन हो गया। मतलब अब जब भी मटेरियल इशू करा जाएगा 242 रुपए पर टन के हिसाब से मटेरियल इशू कराएगा। बस इतनी सी कहानी थी। बस अब जब जब मटेरियल इशू होगा 242 रुपए पर टन के हिसाब से होगा। ये कॉल्ड स्टैंडर्ड प्राइस। निकालना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए आइए, तो फॉर्मेट है क्या यहाँ पर, देख लो एक बार। बहुत कुछ करा दिया यार कॉस्टिंग के अंदर, तो बढ़िया से आ रहा है समझ में आपको कॉस्टिंग। किसी स्टूडेंट ने मुझे ये नहीं कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा। देखिए भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि मैं अकेला यहाँ पर टीच कर रहा हूँ और हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, पर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक हो जाए। बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर यहाँ पर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। हाँ, मुझे पता होगा, हो सकता है हो जाएगी, हो सकता है हो जाएगी। आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है, और मुझे अच्छा भी लगा कि आपने बताया कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। बट सर कैलकुलेशन मिस्टेक पे आप ये जज मत करिएगा कि सर कॉन्सेप्ट भी गलत पढ़ा रहे। कॉन्सेप्ट गलत नहीं पढ़ाऊंगा कभी भी। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक क्यों हो जाती है, क्योंकि देखो एक फेस टू फेस और एक थ्योरी, सामने कोई भी नहीं बैठा, कैमरे में बातें कर रहा हूँ, ऐसी बड़बड़ा रहा हूँ कैमरे के अंदर, सामने कैमरा लगा हो वहां पर मैं बोल रहा हूँ। तो जब हम कैलकुलेटर कर रहे होते हैं तो हो सकता है कि मेरे से, भाई इंसान है, हो सकता है कि मेरे से 25 दबाना है, जल्दी से 52 दब गया, है ना, हो सकता है।
तो उस वजह से थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो मिस्टेक कैलकुलेशन में रह सकती है। आप देखिए, और एक बार वीडियो बनने का थोड़ा एडिट कर सकते हैं आप, माने भाई पूरा पढ़ा दिया, वीडियो अपलोड कर दी, बाद में बच्चे कमेंट कर रहे थे यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो हाँ आपके कमेंट को मैं हाईलाइट कर दूंगा कि अगर कोई बच्चा देख लेता है ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, पर मैं थोड़ा चेंज कर पाऊंगा उसको। हो गया तो हो गया, नेक्स्ट टाइम जब रिकॉर्ड करेंगे तब नहीं करेंगे ऐसी मिस्टेक। तो दोस्तों कैलकुलेशन मिस्टेक को आप इग्नोरेंस दिखाइएगा, क्योंकि वो पॉसिबल हो कि हो जाए। ठीक, यहाँ पर प्राइस का कॉलम नहीं बनाते, क्योंकि प्राइस का कॉलम तब बनाते जब इशू का कहीं ना कहीं मैटर होता है। प्राइस का कॉलम यहाँ पर नहीं बनाएंगे, यहाँ क्वांटिटी और वैल्यू बस। आइए, तो सबसे पहले करते हैं 3 तारीख को, जनवरी 1 को है, पर ईयर दे रखा है क्या? ईयर नहीं दे रखा, 1 जनवरी से करते हैं, Jan 1। बड़ा ही सिंपल, Jan 1 को हमने क्या करा, हमारे पास पहले से स्टॉक पड़ा था 10 टन 240 रुपये पर टन के हिसाब से, तो यहाँ कुछ नहीं पड़ा, इशू भी कुछ नहीं करा, 10 टन पड़ा है 240 रुपये पर टन के हिसाब से, तो 2400 रुपये हमारे पास पड़ा हुआ है, राइट। इसके बाद 4 जन को परचेज करा 5 टन 260 रुपये पर टन के हिसाब से, तो Jan 4 5 टन परचेज करा 260 रुपये पर टन के हिसाब से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 260 आपके पास आ जाएगा 1300। अब मेरे पे टोटल कितना हो गया भाई, 10 पहले से था और 5 अब हो गया तो 15 हो गया, 2400 पहले से था 1300 अब हो गया, तो 1300 प्लस 2400 कितना आ गया 3700। बस सिंपल है, स्पेस भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाएगा सर आपके पास 5 जनवरी। 5 जनवरी को 3 टन इशू करा, किस पे करूंगा, 242 रुपए पर हिसाब के हिसाब से, तो 5 को 3 टन इशू करोगे, और जो टन आप इशू करोगे वो स्टैंडर्ड प्राइस आएगा 242। यही समझना है बस, और कुछ नहीं। 242 पे इशू कर दो, 726 आया, तो 15 में से 3 गए तो कितने बजाएंगे 12, और 3700 में से 726 गए तो कितना बजाएगा, 3700 में से 726 गए कितना बजाएगा 2974 बजाएगा। तो कहूंगा 12 टन बचा है 2974 की वैल्यू का। इसके बाद दोस्तों हमने 12 जनवरी को फिर इशू करा 4 यूनिट, तो 12 जैन को 4 यूनिट हमने इशू करी है, Jan 12 को 4 यूनिट, और जब जब यूनिट आप इशू करोगे सेम प्राइस पे करोगे, इसी को तो स्टैंडर्ड प्राइस कहा गया। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 242 968। अब 2974 में से 968 माइनस कर दो तो 2006 आ गया, और 4 यूनिट कर दी तो 12 में से 4 गए तो 8 यूनिट बच गई। इसके बाद कह रहा है कि भाई 13 जनवरी को परचेस करा 3 टन 250 रुपए के हिसाब से, तो Jan 13 3 टन परचेज करा 250 रुपए के हिसाब से, 3 मल्टीप्लाई बाय 250 आपके पास आ गया 750। तो अब मेरा जो 8 और 3 कितना हो गया 11, और 2006 प्लस 750, 2006 प्लस 750 आ गया 2756। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? मैं जोड़ते आ रहा हूँ, पहले 8 यूनिट थी, 3 यूनिट और खरीदी तो 11 हो गई, 750 की, पहले 2006 था जोड़ दिया। इसके बाद क्या आ रहा है 19 तारीख को, 19 जनवरी को इशू करी 4 यूनिट, तो Jan 19 को 4 यूनिट इशू कर गई, और कितने के हिसाब से 242 के हिसाब से ही होगा अब हमेशा, 962 आ गया, 4 यूनिट 242 के हिसाब से 968 आया, 968। देखा, हो गई ना कैलकुलेशन, यही हो जाता है दोस्तों मेरे साथ ना कभी कभी। 968 एक बार दोबारा कैलकुलेट करते हैं, 2974 माइनस 968, 2006, ये तो ठीक लिखा है 2006, वो लिखने में गलती हो गई। 2756 माइनस 968 कितना आ जाएगा सर, ये 1788, और 11 में से 4 जाएंगे तो 7 बच जाएगा। इसके बाद और भी इशू करा है, हाँ 26 जनवरी को 3 टन इशू करा था, तो Jan 26 को 3 टन इशू करा है 242 रुपए के हिसाब से, ये आ गया 726। 3 टन 242 के हिसाब से 726 आ गया, माइनस 1788 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 1062, और 4 बच जाएगा ना 4। इसके बाद हमने 30 तारीख को 4 टन खरीदा 280 रुपए के हिसाब से, तो Jan 30 को 4 टन खरीदा 280 रुपए के हिसाब से, तो 4 इंटू 280 कितना आ गया सर 1120, 4 4 8 हो गया, इशू तो नहीं करा, और 1120 प्लस 1062 क्या आ जाएगा 2182। इसके बाद Jan 31 को लास्ट डेट, Jan 31 को 3 टन इशू करा गया, तो Jan 31 को 3 टन इशू करा 242 रुपए के हिसाब से, 726, 8 में 3 गए 5 टन बच गया, और यहाँ से 726 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 1456 रुपए। लो भाई खत्म हो गया, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, सारा कॉन्सेप्ट सीखना स्टैंडर्ड प्राइस का था बस। बताइए सर क्या समझ में आया आपको?
क्या क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 10 जो मेरे पिछली क्लास में कहा था वो मैंने आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। तो दैट इज कंप्लीट। क्या कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 10 को? आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रिसिप्ट एंड इशू ऑफ एन आइटम स्टोर आर मेड एज फॉलो। रिसिप्ट एंड इशू ऑफ एन आइटम स्टोर आर मेड एज फॉलो। देयर वाज नो बैलेंस बिफोर द 9 जनवरी। 9 जनवरी से पहले कोई भी बैलेंस नहीं है, मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं है। कहता है नीचे आपको रिसिप्ट और इशू दे रखा है। कहता है हमने 10 क्वांटिटी रिसीव करा इतने रुपए के हिसाब से, 25 क्वांटिटी रिसीव करा इतने रुपए के हिसाब से, और 10 तारीख को 20 तारीख को 20 तारीख को हमने 10 क्वांटिटी इशू कर दिया, 10 यूनिट इशू कर दिया, और 29 तारीख को हमने 20 यूनिट इशू करा। फिर 30 तारीख को 15 यूनिट खरीदा 8 रुपए के हिसाब से, 13 फरवरी को 20 यूनिट खरीदा इतने के हिसाब से, 27 को फिर खरीदा इतने के हिसाब से, 28 को फिर इशू कर दिया। पर कितने के हिसाब से इशू करा यही तो फाइंड आउट करना है, कितने के हिसाब से इशू करा। मार्च भी दे रखा है, मार्च को खरीदा और 31 तारीख को फिर इशू कर दिया। कहता है व्हाट इज द सिंपल एवरेज ऑफ फरवरी रिसिप्ट। कहता है जो फरवरी की रिसिप्ट है इसमें क्या होगा प्राइस, फरवरी की रिसिप्ट में क्या प्राइस क्या होगा, सिंपल एवरेज प्राइस क्या होगा। फिर आपसे क्या कह रहा है, कहता है व्हाट इज द मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ जनवरी एंड फरवरी एंड मार्च। ओके, तो फरवरी की रिसिप्ट, अच्छा 3 हमारे पे रिसिप्ट दे रही है, देखिए ध्यान दे दीजिए 3 दे रखा है। जनवरी तो यहां से थी, यहां से लेकर यहां तक जनवरी था, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक फेब था, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक मार्च। तो हमारे पास 3 दे रखा है। तो कहता है मूविंग मंथली सिंपल एवरेज बताना है पर जनवरी से फरवरी का और फरवरी से मार्च का। क्या कहता है सीखेंगे। कहता है इफ द वेटेड एवरेज इज यूज फॉर प्राइसिंग इशू, अगर हम वेटेड एवरेज प्राइस इशू करने के लिए यूज करते हैं, हाउ डज द वैल्यू ऑफ द बैलेंस इन द स्टॉक चेंज ड्यूरिंग द जनवरी। तो क्या बैलेंस बचेगा वो। इफ द वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द मंथ each month and is then used for pricing the issue of that month, what will be the value of the month at the end। ये तो एंड बैलेंस का बता रहा है आपको। बाकी आपको बता रहा है कि पहले तो आप ये बताओ कि सिंपल एवरेज फरवरी की रिसिप्ट का क्या होगा। बड़ा सिंपल सा है कि फरवरी में कितनी रिसिप्ट हुई है। सिंपल एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करते हैं भाई, ये जो 40 रुपए है ये किस प्राइस पे इशू होगा एज पर सिंपल एवरेज, ये बताना है। ये 40 रुपए जो इशू हुआ वो किस प्राइस पे इशू हुआ। हम देखते हैं ये 40 रुपए जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है। ये एक इसको बिलोंग कर रहा है और एक इसको बिलोंग कर रहा है और जनवरी वाले को भी बिलोंग कर रहा है, पर हमें जनवरी का नहीं बताना, सिर्फ फैब का बनाना है। तो ये 40 रुपए मैं कहूंगा, जो 40 रुपए मैं इशू कर रहा हूं इसमें से ये दोनों फैब वाले तो है ही, तो इन दोनों का एवरेज ही क्या हो जाएगा, फैब की रिसिप्ट का, फैब का इशू का एवरेज हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा है। भले ही दोस्तों 40 रुपए ये तीनों को बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि देखो 40 में से 10 इसमें बचा, अभी बचा 30, 30 में से 20 और 10 यहां से बिलोंग कर रहा होगा जनवरी वाली रिसिप्ट से। तो दोस्त मैं जनवरी वाली नहीं लूंगा, क्योंकि सिंपली कहा गया है कि एवरेज निकालो सिर्फ फरवरी की रिसिप्ट का, मतलब फरवरी की रिसिप्ट को जोड़कर ही एवरेज निकालना है। तो मुझे बता दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन का पहला पार्ट आपसे कह रहा है सिंपल एवरेज प्राइस निकालो ऑफ फैब रिसिप्ट। फरवरी की रिसिप्ट देखो कितनी है, उसका एवरेज कर दो, सिंपल यही तो होता है क्वेश्चन में, और कुछ नहीं बोला। कह रहा है जो फरवरी की रिसिप्ट है ना उसका एवरेज कर दीजिए। बताइए सर क्या होगा। फरवरी में रिसिप्ट हुई सर एक तो 13 फरवरी को 12 रुपए के हिसाब से, और 27 फरवरी को हुई 16.9 के हिसाब से। तो 12 प्लस 16.9 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सिंपल एवरेज है। तो 12 प्लस 16.9 क्या आ जाएगा 28.9 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आपके पास 14.45। तो अब जो 40 यूनिट इशू करोगे वो 14.45 रुपए के हिसाब से इशू करना। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं कि 40 रुपए में 40 यूनिट में 10 इसकी है, 20 इसकी और 10 इसकी भी है, इसकी भी है। बट वहां पर सिर्फ फरवरी की रिसिप्ट पूछा है और ये 10 जो है वो जनवरी में चले गया, इसलिए हमें फरवरी की जो रिसिप्ट है उसी का एवरेज करना है बस। अगर ऐसा कहेगा कि फरवरी की रिसिप्ट का वेटेड एवरेज करो तो क्या करोगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और 30 को डिवाइड कर देना, तो वेटेड आ जाएगा फरवरी की रिसिप्ट का। समझ लो, कहने की क्वेश्चन की तात्पर्य समझो कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपसे। क्वेश्चन फरवरी की रिसिप्ट का प्राइस मांग रहा है, सिंपल एवरेज मांग रहा है, तो फरवरी की जो रिसिप्ट है उसका प्राइस का एवरेज करता। अगर क्वेश्चन कहता है कि बताओ वेटेड एवरेज निकालो फरवरी की रिसिप्ट का, तो वेटेड एवरेज कैसे निकालते हैं, सिंपल भाई पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करता, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, वेट है मेरे पे 30 है, 20 और 10 30 से डिवाइड कर देता, तो वेटेड प्राइस आ देता। क्लियर है। अब बी पार्ट क्या कह रहा है, पहले तो गया बी पार्ट। देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना पेपर के अंदर और नहीं करके जाते, अगर मान लो ये क्वेश्चन मैं नहीं करा था और ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है, हम नहीं कर पाते, समझ सोच के बाहर है, क्योंकि ये कभी ट्राई ही नहीं करा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि स्टडी मटेरियल, मैं कह रहा हूँ स्टडी मैथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई है ही नहीं लाइफ के अंदर। आइए आपसे बताएंगे सिंपल एवरेज।
सिंपल एवरेज प्राइस फॉर सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ जनवरी रिसिप्ट सिंपल एवरेज प्राइस ऑफ जनवरी रिसिप्ट। हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे क्या, मूविंग मूविंग मतलब जनवरी से फरवरी का प्राइस नहीं फाइंड आउट करेंगे, पहले जैन की रिसिप्ट बताओ। अब जैन में कितना कितना रिसिप्ट हुआ चले बताइए जल्दी से भाई, जैन के अंदर कितना कितना रिसिप्ट हुआ, सिर्फ जैन वाला देखना सर, 2 ही, 17 और 10 और ये 8, 3 हुआ है। जैन की अगर रिसिप्ट देखोगे तो जनवरी तक कितना रिसिप्ट हुआ है भाई, एक 17 रुपए में हुआ है, एक 10 रुपए में और एक 8 में। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ जैन की रिसिप्ट बता दो सर। आपने कहा बड़ा सिंपल है, 17 हुआ है प्लस 10 हुआ है और प्लस 8 हुआ है, 3 प्राइस को प्लस करा डिवाइड बाय 3 करता। वेटेड एवरेज भी निकाल सकते थे इसका, हाँ सर 17 प्लस 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, याद आएगा सर 11.66 11.67। तो जैन की रिसिप्ट का, जैन का जो इशू होगा वो इस प्राइस पे इशू कर सकते हैं। बट हमसे इशू का नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि भाई जैन की रिसिप्ट का सिंपल एवरेज निकाल दो, तो जैन में जितनी रिसिप्ट हुई है उसका एवरेज कर देना है, बस ये पूछा है, सिर्फ ये पूछा था हमसे बस, और कुछ नहीं। अब वो कह रहा है कि मूविंग मंथली सिंपल एवरेज प्राइस, सिंपल एवरेज लगाया पर मूविंग कर रहा है, मतलब जनवरी से फरवरी का बताइए क्या होगा, जनवरी से फरवरी, और बताना है फरवरी से मार्च का। पता कैसे निकालते हैं, जब भी हम मूविंग मंथली एवरेज पूछा जाए तो हमें क्या करना होता है कि जो जनवरी का एवरेज सिंपल एवरेज निकाला ना, और जो फैब का सिंपल एवरेज निकाला, इन दोनों का जब सिंपल एवरेज निकाल देते हैं उसी को मूविंग एवरेज कहते हैं। जब हम जनवरी के रिसिप्ट का सिंपल एवरेज निकाला, फैब की रिसिप्ट का सिंपल एवरेज निकाला, तो ये जो प्राइस आया जब इसका एवरेज और कर दूंगा तो जनवरी से फैब का मूविंग एवरेज सिंपल एवरेज आ जाएगा। तो यही पूछा गया था उस समय। तो हमें क्या करना होगा कि जो पूछा हमसे, ये पूछा गया है मूविंग मंथली एवरेज फॉर जैन एंड फैब रिसिप्ट। तो कैसे निकालेंगे मूविंग मंथली एवरेज जैन और फैब का, हमने कहा जैन का सिंपल एवरेज क्या है, एवरेज निकाला ये आया, सॉरी जैन का ये आया और फैब का ये आया, इन दोनों का एवरेज ही मूविंग एवरेज कहलाएगा, इन दोनों का एवरेज ही क्या कहलाएगा दोस्त, मूविंग एवरेज कहलाएगा। डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा, तो 11.67 प्लस 14.45 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हम कहेंगे भाई 13.06 आ गया। ऐसी अब मूविंग मंथली एवरेज निकालेंगे फैब और मार्च का। तो मूविंग मंथली एवरेज फॉर फैब से मार्च का, देखो फैब का तो मुझे पता है, फैब का एवरेज है 14.45, तो 14.45 फैब का एवरेज है, पर हमने मार्च का तो एवरेज निकाला नहीं। क्यों नहीं निकाला मार्च का, इसलिए क्योंकि मार्च में एक बार प्राइस करा है और एवरेज निकालने के लिए कम से कम हमें 2 चाहिए। मार्च में तो एक ही बार हुआ है, तो एवरेज निकालने के लिए कम से कम हमें 2 चाहिए, तो हम इसमें एवरेज फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि है नहीं, तो 20 जो हमें एक ही प्राइस है भाई, अगर 2 या 2 से ज्यादा होता है तब एवरेज निकाला करते हैं, एक से कैसे एवरेज निकालोगे, 20 प्लस 0 करोगे ना, गलत है, वो गलत है, 20 प्लस 0 नहीं हो सकता। 2 प्राइस जब गिवन होते हैं तब 2 प्राइस को जोड़कर एवरेज फाइंड आउट किया जाता है, एक प्राइस से कभी भी एवरेज फाइंड नहीं कर सकते, तो मार्च का एवरेज नहीं निकल सकता, तो जो प्राइस दे रखा वही एवरेज मान लिया जाता है। ठीक है, जैसे इसके अंदर मैंने एवरेज निकाला क्योंकि इसमें 2 दे रखे थे, उसमें 3 दे रखे थे, निकाल दिया, 3 को जोड़कर 3 से डिवाइड, 2 को जोड़कर 2 से डिवाइड, पर 1 को जोड़कर 1 से डिवाइड करोगे तो वही तो आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, मार्च में 20 ही लेंगे क्योंकि एवरेज फाइंड आउट नहीं हो सकता, अगर करना चाहो तो 20 प्लस 20 डिवाइड बाई 120 आ गया और इसका डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 14.45 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 17.225, और इस तरीके से मूविंग मंथली एवरेज फाइंड आउट करा जाता है। अच्छा, एक और मैं चीज ऐड करना चाहता हूं कि अगर मान लो कभी क्वेश्चन में कहा जाए कि जो मूविंग मंथली एवरेज निकालना है, मूविंग का मतलब होता है एक मंथ से दूसरे मंथ में मूव करने, उस किस प्राइस पे मूव करा जाएगा वो आपको कहता है मूविंग मंथली एवरेज। तो जो मूविंग मंथली एवरेज निकालेंगे फॉर जैन टू मार्च, तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, जैन टू मार्च मूविंग मंथली एवरेज कैसे, ये तो मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ऐसा नहीं कि 2 ही मंथ का हो सकता है, जैन टू मार्च का भी बताइए कितना होगा, मतलब जैन से लेकर मार्च का, मतलब जनवरी फरवरी मार्च तीनों का मूविंग एवरेज बताइए, तो तीनों का एवरेज का अलग अलग जो एवरेज आया उनका एवरेज निकाल दो। तो ये फरवरी का एवरेज निकाला था प्राइस का, ये जन का निकाला था 14.45 प्लस 11.67 आया। ठीक है, तो कभी अगर 3 मंथ का मूविंग एवरेज पूछा जाए तो क्या करेंगे, तीनों मंथ का सिंपल एवरेज का एवरेज निकाल देंगे, तो वही आपके पास मूविंग एवरेज कहलाता है। लो भाई,
तो कितना आ गया 14.45 प्लस 11.67 प्लस 20 डिवाइड बाई 3, यह आ जाएगा 15.37। इसको कहते हैं मूविंग एवरेज। का मतलब हुआ कि जब एक मंथ से दूसरे मंथ में मूव करते तो किस प्राइस पे मूव करेंगे, मतलब अगला जो इशू करेंगे वो किस प्राइस पे इशू होगा, उसको कहते हैं मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, चलिए। और कभी कभी ऐसा भी आ जाता है दोस्तों कि वेटेड एवरेज प्राइस मूविंग वेटेड निकालो। तो मूविंग वेटेड का मतलब क्या है, अगर आप यहां पर सिंपल एवरेज निकाल लो और इसका एवरेज करके निकालो तो वो मूविंग एवरेज हुआ। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, कह रहा हूं देखो आपने फरवरी के महीने का एवरेज प्राइस निकाला और जनवरी के महीने का एवरेज प्राइस निकाला, तो जनवरी और फरवरी का मूविंग एवरेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एवरेज करके। तो अगर आप सिंपल निकाल रहे हो तो इसका जो एवरेज करोगे वो भी मूविंग सिंपल आएगा। पर अगर आप सिंपल एवरेज निकाल लो फरवरी का, क्या निकाल रहे हो, वेटेड एवरेज निकाल लो फरवरी की रिसिप्ट का और वेटेड एवरेज निकाल लो जनवरी की रिसिप्ट का, तो इसका जो एवरेज आएगा वो मूविंग वेटेड एवरेज आ जाएगा। समझ में आ रहा है, अगर वेट का एवरेज ले रहे हो तो वेटेड का मूविंग एवरेज आ जाएगा। राइट, क्लियर है, समझ में। तो अभी मैंने क्या निकाला, सिंपल एवरेज, क्योंकि जो मैंने ये प्राइस लिया ये सिंपल एवरेज प्राइस है। अगर ये प्राइस वेटेड होते तो यहां पर मूविंग वेटेड मंथली प्राइस आ जाता। बस इतना सा फर्क होता है निकालने का तरीका का। और वेट निकालने के लिए हमें क्वांटिटी भी लेनी होती है बस। और यही सेम क्वेश्चन आप वेट से भी कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन वेट से हो जाएगा। क्या होगा कि आप जब इसका प्राइस निकालोगे तो मल्टीप्लाई करना इन दोनों को, तो वेट से डिवाइड करना, तो यहाँ वेटेड प्राइस आएगा, यहाँ वेटेड, इन दोनों का एवरेज करेंगे तो जो एवरेज निकल लगाएगा वेटेड प्राइस और फरवरी के और जनवरी का जो वेटेड प्राइस उनका एवरेज करने पे मूविंग वेटेड एवरेज प्राइस हो जाएगा। तो ये मूविंग वेटेड एवरेज मतलब कुछ नहीं होता इसके अंदर, क्या 1 जनवरी से फरवरी में मूव कर रहे हैं तो क्या प्राइस रहेगा वो आपसे पूछ रहा है। एक एवरेज बता दो दोनों का एवरेज निकाल दो भाई, नेट एवरेज ऑन एन एवरेज इतना रहेगा। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए, है ना। अभी आप कह रहे हो भाई 11.67 और 14.5, जनवरी से फरवरी को देखो तो जनवरी से फरवरी में जो मूविंग एवरेज आ रहा है मतलब 13.6, मतलब अगर जनवरी से फरवरी अगले महीने देखोगे तो अगले महीने मटेरियल 13.06 का मिलेगा, पर मटेरियल ज्यादा का मिल रहा है। ऑन एन एवरेज देखो मटेरियल 13.6 का लगाया, हाँ कभी मटेरियल 12 का मिल रहा है और कभी 16.9 का मिल रहा है। तो ये मूविंग एवरेज जो बताता है कि अगर आप जनवरी में मटेरियल खरीद रहे हो तो आपको इतने का पड़ रहा है, इतना इतना इतना, पर अगर आप जनवरी से फरवरी में जाते हो तो इसके हिसाब से जो एवरेज आएगा वो 13.06 का आएगा। हो सकता है उससे ज्यादा, हो सकता है उससे कम हो सकता है उसका एवरेज बराबर उसके क्रॉस हो। तो इस तरीके से बताते हैं, बस इतना सा बात है इसके अंदर। आगे आपसे क्या कह रहा है, आइए अगला कह रहा है तीसरा पॉइंट, कहता है अगर आप इफ द वेटेड एवरेज इज यूज फॉर प्राइसिंग इशू, प्राइसिंग इशू मतलब जिस प्राइस पे आप इशू करोगे अगर वो वेटेड एवरेज प्राइस से मेथड से निकाला गया हो, हाउ डज द वैल्यूएशन ऑफ बैलेंस इन द स्टॉक चेंज ड्यूरिंग द जनवरी, जनवरी के महीने में क्या चेंजेस रहने वाले हैं। तो सिर्फ जनवरी के महीने का स्टोर लेजर आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, सिर्फ जनवरी के महीने का। देखिए प्राइस का कॉलम नहीं बनता, वेटेड और सिंपल एवरेज में प्राइस का कॉलम नहीं बनता, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जनवरी के महीने का निकाल रहा हूँ, तो जैन मंथ है, तो सबसे पहले जनवरी 9 जनवरी को देखा हमने क्या आया, 9 जनवरी को हमने कहा भाई 9 जनवरी को क्या आया, मैं बता रहा हूँ आपको क्या बोल रहा है। कह रहा है भाई जनवरी के महीने का वेटेड एवरेज प्राइस से इशू कर दो, ये कह रहा है तीसरा पॉइंट। कह रहा है वेटेड एवरेज इशू करा है, प्राइसिंग इशू जो करा है वो वेटेड एवरेज से यूज करा है, और बताओ बैलेंस क्या रहेगा जनवरी के महीने का वेटेड एवरेज के हिसाब से। अगर मैं जनवरी के महीने का जो इशू है अगर वो वेटेड के हिसाब से इशू कर दूं तो मेरा जो बैलेंस बच जाएगा वो क्या रहेगा, बस ये पूछ रहा है आपसे। तो वेटेड एवरेज के हिसाब से आपको निकालना है, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है सिर्फ जनवरी की रिसिप्ट का, जनवरी की कैलकुलेशन करनी है सिर्फ जनवरी के महीने की। 9 जनवरी को सबसे पहले क्या हुआ, 9 जनवरी को हमारे पास 10 क्वांटिटी 17 के हिसाब से, तो 10 क्वांटिटी 17 रुपए के हिसाब से 170 आ गया, 10 क्वांटिटी 170 के हिसाब से, ये ना डायरेक्ट प्राइस लिखना नहीं है। इसके बाद 19 जनवरी को क्या हुआ, 19 जनवरी को और खरीदा 25 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से, तो 25 खरीदा क्वांटिटी 10 रुपए के हिसाब से 250 रुपए, 1 2 3, तो यहाँ कितना बच जाएगा 35, 10 और 25 पहले से 35, 250 और 170 कितना हो जाएगा 420। तो ये कह दूं वेट है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसको से मल्टीप्लाई करा, इसको से मल्टीप्लाई करा, या इन दोनों को जोड़ो इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 35 और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 420। तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए इसी को ध्यान देते हैं हम। तो अब जब मैं इशू करूंगा ना 20 तारीख को 10 रुपये यूनिट, 10 जैन को सॉरी 20 जैन को इशू करी 10 यूनिट, तो 10 जन ये इशू करूंगा किस प्राइस पे, इन दोनों का एवरेज, तो 420 डिवाइड बाई 35 सिखाया मैंने आपको, मल्टीप्लाई बाय 12 तो आ जाएगा 120। तो बताओ 10 में से कितना बच 25, और 420 में से माइनस कर देंगे 120 तो बच जाएगा 300, ठीक है ना। और 20 जनवरी के बाद कब इशू करा है, 29 जनवरी को 20 यूनिट,
तो 29 जैन को इशू करी है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट कैसे निकालूंगा भाई, इन दोनों का एवरेज, तो 300 डिवाइड बाई 25 भाई, वेटेड, यह है वेटेड क्वांटिटी प्राइस और यह है वेटेड क्वांटिटी, क्वांटिटी है और ये प्राइस है, तो डिवाइड वेटेड प्राइस डिवाइड बाई वेटेड क्वांटिटी आ जाएगा पर यूनिट, तो आ जाएगा भाई ये भी 12 ही आ रहा है, 300 डिवाइडेड बाय 25 या 12 ही आ रहा है भैया, 12 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ जाएगा सर 240, तो मुझे बताओ 5 यूनिट बच गई और कितने के हिसाब से बढ़ेगी 5 यूनिट 240, 300 माइनस 60, 60 रुपये बच गया है ना। अब इसके बाद क्या हुआ, 30 फरवरी को 15 यूनिट खरीदी 8 रुपये के हिसाब से, तो 30 जन को 15 यूनिट खरीदी 8 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा भाई, 15 8 120, तो 15 और 5 कितना होगा 20 और 120 और 60 कितना हो जाएगा 180, खत्म दोस्तों। बस यही करना है कि भाई हमसे बोला गया था जो मेरा बैलेंस बच जाएगा, बस ये बता दो वेटेड के हिसाब से बैलेंस कितना बच जाएगा, अगर मैं जो प्राइस इशू कर दूं वो वेटेड एवरेज लगाकर इशू कर दूं तो मेरा बैलेंस क्या बच जाएगा, तो आप कहना सर 20 यूनिट बच जाएगी 180 रुपए के हिसाब से, यही वेटेड एवरेज के हिसाब से बैलेंस बचेगा, यही कह रहा था वो। तो दोबारा वो क्या कह रहा था भाई, इफ द वेटेड एवरेज इज यूज्ड फॉर प्राइसिंग इशू, प्राइसिंग इशू के लिए अगर वेटेड एवरेज का यूज करा जाए, हाउ डज द वैल्यू ऑफ बैलेंस इन द स्टॉक चेंज ड्यूरिंग द जनवरी, जनवरी के महीने में क्या बैलेंस बच जाएगा स्टॉक में, तो हमने कहा भाई 20 यूनिट बच जाएगी 180 रुपए के हिसाब से, दैट्स द आंसर। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ द वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में अगर वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करा जाए एंड इज देन यूज फॉर प्राइसिंग इशू, तो और इशू के लिए भी यूज करा जाए उस दैट मंथ के लिए, मतलब हर महीने के एंड में अगर आप वेटेड एवरेज प्राइस इशू कर रहे हो और उस महीने के जिस महीने के एंड में आप वेटेड एवरेज प्राइस इशू कर रहे हो उस महीने के एंड में उस प्राइस पे इशू भी करा जाए, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मंथ ऑफ एंड बैलेंस, तो हर महीने के एंड में क्या बैलेंस आएगा, तो मुझे अब हर महीने के निकालना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट कर रहे हैं ना इसका, हम कह रहे हैं कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ मंथ एंड बैलेंस, तो वैल्यू का मतलब ये होती है वैल्यू, इसको कहते हैं वैल्यू, कि महीने के एंड में जो स्टॉक बच गया उसकी क्या वैल्यू होगी, इसको कहते हैं वैल्यू। कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ मंथ एंड बैलेंस, कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ मंथ एंड, आइए करने का तरीका किस तरीके से रहने वाला है, एक कॉलम बनाना है आपका क्वांटिटी का और एक कॉलम बनाना है आपकी वैल्यू का, भाई किस क्वांटिटी में क्या वैल्यू है, ये बनाना मैंने क्वांटिटी और ये बना दिया मैंने वैल्यू, और एक कॉलम बना देंगे आप डेट का, मान लो ये हो गया डेट का कॉलम। आई पहली तारीख को जनवरी 9 को क्या हुआ सर, जनवरी 9 को अगर आप देखोगे बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, वो कह रहा है हर महीने के एंड में क्या बैलेंस बच जाएगा अगर मैं वेटेड एवरेज से इशू कर दूं, तो ये पूछ रहा है आपसे। तो जनवरी 9 को क्या हुआ, हमने 10 यूनिट खरीदी थी, अगर आप देखेंगे जनवरी 9 को हमने 10 यूनिट खरीदी थी 17 रुपए के हिसाब से, तो 170 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर जनवरी 19 को हमने 25 यूनिट खरीदी 10 रुपए के हिसाब से, तो 250 हो जाएगा, 25 यूनिट करी 10 रुपए के हिसाब से, तो 250 हो जाएगा, ठीक है। तो जनवरी 19 को जनवरी 19 है, हाँ 19 को 19 जनवरी को हमने 25 यूनिट करी 250 रुपए के हिसाब से। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमने फिर 15 यूनिट खरीदी 8 रुपए के हिसाब से। भाई रिसिप्ट मत करो अभी, मत, इकट्ठा इशू करना, इकट्ठा इशू करेंगे महीने के एंड में, तो हमने कहा भाई पहले रिसिप्ट जोड़ेंगे, जनवरी कब को 30 को, फिर मैंने इस महीने हमने कितनी रिसिप्ट करी पहले ये लिख लो, टोटल रिसिप्ट, और कितना इशू करा उसको माइनस कर दो, जो बैलेंस बच जाएगा वो आपके पास क्या रहेगा, सिंपल है। तो हमने कहा भाई 30 तारीख, तो 30 तारीख को हमने कहा 15 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से, तो 15 यूनिट 8 के हिसाब से 120 हो गया, 15 इंटू 8 के हिसाब से कितना हो गया 120। अब यहां पर आप करेंगे टोटल रिसिप्ट, टोटल करेंगे, टोटल का मतलब आपने अभी तक टोटल कितना करा 10 प्लस 25 प्लस 15, टोटल आपने 50 क्वांटिटी यूनिट रिसीव कर दी, रिसिप्ट खरीदी है 170, 250 और 120, 540 के हिसाब से। तो 50 यूनिट खरीदिए 540 के से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा वेट, तो वेट ऐसे निकालेंगे, महीने के एंड का वेट कैसे निकालते हैं, जो वेटेड प्राइस होता है ना वो महीने के एंड में नहीं, जब इशू करते हैं उससे पहले का देखते हैं वेट। और यहां पर आपसे पूछा है कि जो वेटेड निकालना है, इफ द वेटेड एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में कैलकुलेट करा जाए, एंड में मतलब
महीने के एंड में देखो, महीने के एंड तक हमने देखा कि जनवरी का महीने का एंड है 30 जनवरी को, 30 जनवरी तक कितनी रिसिप्ट कर ली उसको जोड़ दो, कितनी क्वांटिटी वैल्यू है उसको जोड़ दो, उनसे निकालो वेटेड है प्राइस। तो यहां से निकालेंगे वेटेड प्राइस, तो यहां से फाइंड आउट हो जाएगा वेटेड प्राइस। वेटेड प्राइस लिखना नहीं है वैसे, कैसे होगा भाई 540। अब मैंने इशू टोटल रिसिप्ट होगी ना, ये क्या हो गया टोटल रिसिप्ट। अब मैं इशू करते टाइम मुझे वेटेड चाहिए, वेटेड प्राइस चाहिए, तो महीने के एंड में देखना टोटल रिसीव अपने कितनी करी, तो हमने कहा 540 डिवाइड बाई 50, ये आ जाएगा सर आपके 10.8, तो हमारा वेटेड प्राइस आ गया। और जब आप इशू करोगे तो वेटेड प्राइस से इशू कर देना, लेस करना इशू @10.8 रुपए के हिसाब से। और इशू कितना करा आपने इस महीने, 10 और 20 कितना हो जाएगा 30। कितना सिंपल है क्वेश्चन, 30 इंटू 10.8 के हिसाब से आ जाएगा 324। माइनस कर दो, जनवरी के महीने का आपके पास बैलेंस बच जाएगा। तो आपसे पूछा था हर महीने का बैलेंस बताओ, तो जैन एंड बैलेंस बोल देना। आप इसको क्या बोलोगे, जैन का एंड बैलेंस कितना हो जाएगा, 20 यूनिट बच गया 540 माइनस 324, ये आ गया 216। तो अगर आप वेटेड प्राइस निकाल रहे हो महीने के एंड में तब आपका बैलेंस ये बच जाएगा, और अगर आप वेटेड एवरेज निकाल रहे हो जब जब इशू करा है तब महीने का बैलेंस ये बच जाएगा। फर्क है देखो, यहाँ 20 यूनिट बच रहा है, बस तो 20 रही है, इधर 20 रही है, पर प्राइस देखो इधर 180 आ रहा है, इधर इधर आ रहा है 216। ऐसा क्यों आ रहा है डिफरेंस, क्योंकि यहां पर जो वेटेड प्राइस कैलकुलेट करा है वो महीने के एंड में करा है, और वहां पर तब करा है जब इशू करा था, इशू के टाइम पे कैलकुलेट कर लिया था। फर्क बस इतना सा है, और हमसे महीने के एंड में पूछा गया था यहाँ पर। अब कैलकुलेट होगा फैब का। तो फरवरी में देखो आपने सबसे पहले क्या करा, फरवरी में आप ध्यान देंगे तो हमने फरवरी के महीने में, एक तो हमारे पास फरवरी के महीने में पहले से ओपनिंग स्टॉक, क्या दू ओपनिंग स्टॉक पहले से पड़ा है फरवरी के महीने में, क्या दू पहले वाले ओपनिंग स्टॉक फरवरी के महीने में पहले से ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, इसको यहाँ पर बंद कर दो, या इसको बंद भी नहीं करना चाहते तो यहाँ से चालू कर दो, पहले लिख सकते हो ओपनिंग स्टॉक। जैन बैलेंस जो होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा फरवरी के महीने का, तो कितना यूनिट 20 यूनिट 2 सालों 16 के हिसाब से। और अगर मैं फीफो का यूज करूंगा तो पहले इसके यूनिट को इशू करूंगा, राइट। तो अब ओपनिंग स्टॉक बच गया, ठीक है। एक फैब को मान सकते हैं कि एक फैब को हमारा ओपनिंग स्टॉक आया, फिर 13 फैब को हमने और यूनिट खरीदी, कितनी भाई 13 फैब को 20 यूनिट खरीदी 12 रुपए के हिसाब से, तो 20 यूनिट 12 रुपए के हिसाब से कितना हो गया 240। और फिर हमने और यूनिट खरीदी 27 फैब को 10 यूनिट 16.9 के हिसाब से। तो कब खरीदी 27 फैब को, 27 फैब को फिर खरीदी है 10 यूनिट 16.9 के हिसाब से 169। तो मुझे बताओ टोटल रिसिप्ट अभी हमारे पास कितनी है, टोटल हमारे पास यूनिट कितनी पड़ी हुई है। देखिए ओपनिंग स्टॉक था 20 का, हमने 20 और 10 और खरीदी, तो टोटल आया 50। सर ये भी जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा यार। जनवरी के महीने में जो एंड यूनिट बच गई थी, क्या उसको इशू नहीं करोगे आप, वो ऐसी पड़ी रहेगी वहां तक हमेशा के लिए, पहले उसको इशू करेंगे ना। तो हमारे पास टोटल यूनिट बड़ी 216 प्लस 240 और प्लस 169, आपके पास 625 आ गया। अब मैं इसको निकाल लूंगा वेटेड प्राइस, कितना आया टोटल 625 डिवाइड बाय 50, तो कितना आ जाएगा सर 12.5। तो अब मैं जब इशू करूंगा, इशू मैंने कितना करा है 40 करा है, तो कितने के हिसाब से करूंगा 12.5 के हिसाब से, तो 40 मल्टीप्लाई 12.5 500 आ गया। तो मेरे पास क्या बच गया फैब एंड बैलेंस, ये बच गया मेरा फैब एंड बैलेंस, ये माइनस कर दो। तो मेरे पास 10 यूनिट बच गया 125 के हिसाब से। अगले महीने इसको इशू करूंगा तो ये अगले महीने की ओपनिंग स्टॉक बच जाएगी। सर इशू 40 यूनिट करा, आप चेक कर लीजिए इशू 40। फरवरी के महीने पे आ जाओ, तो अगर आप फरवरी के महीने देखोगे तो खत्म कर दो यहाँ पर, सॉरी मार्च के महीने पे देखेंगे, तो मार्च के महीने में पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक फैब बैलेंस 10 यूनिट 125 रुपए के हिसाब से। फिर हमने इस बार मार्च में 30 मार्च को 20 यूनिट खरीदी 20 रुपए के हिसाब से, तो 30 मार्च को 20 यूनिट खरीदी 20 रुपए के हिसाब से 400 रुपए, 20 इंटू 20 400, ठीक है। और फिर हमने इशू करा 31 तारीख को 20 यूनिट, तो ठीक है पहले इसका टोटल कर लो आप। टोटल करा हमने 30 यूनिट है 525 रुपए के हिसाब से, वेटेड प्राइस निकालो। 525 डिवाइड बाय 30, 525 डिवाइड बाय 30, याद आएगा 117.5। समझ में आ रहा है क्या कर रहा है, वेटेड प्राइस क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, वेटेड प्राइस निकालना महीने के एंड में। लेस कर दो इशू @17.5 के 20 यूनिट इसी करी 17.5 के हिसाब से,
कितना आ जाएगा 350, और ये बच जाएगा जनवरी के एंड में बैलेंस, टोटल बैलेंस अब हमारे पास इतना बच गया। मार्च एंड बैलेंस, लो भाई लो, हर महीने का एंड बैलेंस हमने कैलकुलेट कर लिया है, और यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इजीली कर लोगे, मेरी गारंटी है। बस एक दो बार आपको इसकी प्रैक्टिस और करनी होगी। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन था ये पूरी क्लास का, आज की क्लास का जबरदस्त क्वेश्चन, हर चीज नई सीखने को मिली, हर चीज आपको नई सीखने को मिली। इसके बाद हमने 10वां और 11वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। आज की क्लास में इतना ही कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 10वां और 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया, स्टैंडर्ड प्राइस, मूविंग प्राइस, वेटेड प्राइस क्या होता है और किस तरीके से। स्कैनर क्वेश्चन नंबर 20 या 29 होमवर्क करके लाना। खत्म हो गए सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं बचा, सारे करवा दिए। अगर मान लो कोई क्वेश्चन छूट गया है तो छोड़ दो उसको, अब इतने सारे कर लिए, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन छूटेगा, छूटेगा तो देखो क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं होता, मैं लिखता नहीं कहीं पर, छूट गया तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई कर लीजिएगा, वैसे आते नहीं ऐसे क्वेश्चन, और 29 ट्राई कर लीजिएगा अगर आपसे हो पाए तो। मैं तो नेक्स्ट क्लास में दो क्वेश्चन कराऊंगा, और कोई अगर कोई और क्वेश्चन छूट जाता है या दिख जाता है मुझे भाई ये क्वेश्चन कराना है, नहीं कराया, तो वो भी करा दूंगा। ठीक है दोस्त, चलिए धन्यवाद, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।